दिक्कतें हैं यहाँ पर एज ऑफ नाउ जो आपको बुलियन में लेकर लगता है जो बीआईएस या सरकार को सुननी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी। चित्रा जी से तो मेरे पहले भी बहुत बार मुलाकात हुई है। हम लोग दिल्ली में काफी मीटिंग में एज ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का प्रतिनिधित्व करता हूं, इस वजह से उनसे काफी बार मुलाकात हुई है। और तो आप दोनों बात करेंगे तो हमें सुनने का सौभाग्य मिलेगा आज राजेश जी। बिल्कुल। जैसे कि अभी मैं गुप्ता मैडम को सुन रहा था, उन्होंने बताई सब बातें, लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ जगह मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से। वैसे मैंने मैडम को भी रिक्वेस्ट की है कि जैसे 300 हॉलमार्क सेंटर्स पहले थे, अभी 1600 मैं मानता हूं, लेकिन ना एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो 766 डिस्ट्रिक्ट में से अभी तक के हम लोग केवल 361 डिस्ट्रिक्ट तक के ही पहुंच पाए हैं। तो ये काफी दुखद है। तो इसके लिए कोई रोड मैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा मतलब ड्यू रिस्पेक्ट मैं मैडम से यही कहूंगा कि इसके लिए कोई रोड मैप बनाए तो शायद हम, क्योंकि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल भी चाहता है कि 100% हॉलमार्क्स सभी डिस्ट्रिक्ट में आ जाए। साथों साथ जिस तरीके से सिल्वर के लिए जो रोड मैप अभी बनाया उन्होंने कि हाँ आने वाले दिनों में सिल्वर को मैंडेटरी किया जाएगा, बिल्कुल इंडस्ट्री पूरी तरह से रेडी है। और ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑलवेज कोई भी ज्वेलर ये नहीं चाहता है कि कोई अगर थर्ड पार्टी चेक करना है तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं हम इसके लिए रेडी नहीं है। हम पहले भी रेडी थे और यहाँ तक कि मैंडेटरी होने के पहले से ही काफी ज्वेलर्स हॉलमार्क चीजें बेचते भी थे और रखते भी थे। और अभी भी जो फिगर्स है उसके हिसाब से जैसे 212 ही सेंटर्स मैडम ने कहा है, अभी 212 सेंटर ही सिर्फ सिल्वर के लिए है। तो ये किसी न किसी को ये दर्शाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें छूट रहा है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ज्वेलरी है, जो एग्जिस्टिंग सिल्वर ज्वेलरी है, फिर आर्टिफैक्ट्स है, उसको किस तरीके से उसके लिए कितना समय मिलेगा। क्योंकि नई ज्वेलरी जो बन के आती है आज के तारीख में वो तो ठीक है, गोल्ड की है तो जहां मैन्युफैक्चर हुई है वहां से वो आ रही है, लेकिन जो सिल्वर आर्टिकल जो पहले से ज्वेलर्स के पास है उनको करने के लिए कितना समय मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इसके लिए भी थोड़ा सा रोड मैप मिल जाता है तो शायद ज्वेलर्स बहुत ज्यादा खुश होगा। हम तो सरकार के साथ खड़े हैं और जब भी बीआईएस चाहती है जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तो हम बिल्कुल उनके कंधे से कंधा मिला के कोशिश करते हैं कि ये ज्वेलर्स और सरकार के बीच में जो हम ब्रिज का काम करके इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना कोशिश होते हैं वो हम करते हैं इसके लिए। एब्सोल्युटली। चित्रा जी, आपको क्या लगता है इस बजट में क्या देखने को मिलेगा और आपकी एक विश लिस्ट क्या है सरकार के लिए? बिल्कुल, इस बजट में हमें भी बहुत ज्यादा अपेक्षा है। और जैसे कि आपने कहा, एक कहीं जीएसटी बढ़ ना जाए या फिर कहीं कस्टम ड्यूटी ना बढ़ जाए, तो इसके भी हमें डर था। और जैसे कि मैंने आपका इसके पहले का भी एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने जो इंपोर्ट के डेटा शेयर किए थे उसमें जैसे कि गवर्नमेंट ने भी रिव्यू किए अपने इंपोर्ट डेटा, क्योंकि पहले उनके डेटा के हिसाब से अभी तो 900 टन के आसपास हम लोग ने क्रॉस कर देना चाहिए, लेकिन फिर से उन्होंने करने के बाद वो कुछ अभी आज के तारीख में 741 टन जो पिछले साल के मुकाबले है, तो हम लोग करीब करीब उसी के आसपास जो फिगर आ रहा है उससे मुझे एक तसल्ली है इस बात की कि सरकार इसके तरफ किसी प्रकार की रेड आय नहीं रखेगी। और शायद जिस तरीके से पिछले 4-5 महीने में ऐसा लग रहा था कि कस्टम ड्यूटी कम होगी, इस वजह से इंपोर्ट बढ़ जाएगा और इस वजह से शायद सरकार को तकलीफ होगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि इस वजह से सरकार बिल्कुल किसी प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाएगी, ऐसा मुझे बिल्कुल विश्वास है। और साथों साथ मुझे एक चीज ऐड करना बहुत जरूरी है। आज दुबई एक लोगों को, एक इंडिया से काफी लोग दुबई जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं और उनको एक दिमाग में बैठ गया है कि दुबई में काफी सस्ता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी इंडिया हो या दुबई, दोनों तरफ एक ही रेट हो गया, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम होने के कारण उसी रेट में इंडिया में अवेलेबल है। और मेकिंग चार्जेस जो नॉर्मली दुबई में है उससे 50% कम में इंडिया में है। और ज्यादातर ज्वेलरी इंडिया से ही बाहर जाती है, इस वजह से यहाँ खरीदारी बहुत बेहतर होता है। जैसे कि आपने डिजिटल गोल्ड के बारे में भी पूछा, तो मेरा एक ही कहना होता है कि हम जीडीपी में करीब 8 से 9%, 8% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब कभी भी ज्वेलरी बनती है तो उसके एक बड़ा रोजगार उपलब्ध होता है, रोजगार मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। तो इस वजह से ज्वेलरी के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो और ज्वेलरी खरीदे लोग, जिससे कि रोजगार मिले। तो हमारे तरफ से तो बहुत सारे रिकमेंडेशन हमने भेजे हैं कि हमने, वैसे तो जीएसटी काउंसिल का विषय है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से जीएसटी आज के तारीख में 3% है वो कम होके 1 से 1.25% के बीच में है। क्योंकि उसके पीछे जब जीएसटी लगाया था तब 2 बातें कही गई थी कि रेवेन्यू इक्विवेलेंट रेशो या रेवेन्यू न्यूट्रल रेशो, ये एक बात हमने उस तब समय सुनी थी और उसके बाद तय करके उसे कम किया जाएगा, ऐसी जानकारी हमारे पास थी। तो अभी जो दोनों रेशोस को देखते हैं
तो 1% या 1.25% के आसपास वो बैठता है। तो वो जो सोचे थे उतना जीएसटी होना चाहिए, जिससे कि जितना आज करीब हम लोग कहते हैं कि 70 to 75% तक के ये ऑर्गेनाइज हो चुका है बिजनेस, तो ये 100% ऑर्गेनाइज हो जाए, जिससे कि ये जीएसटी कम हो जाती है, उसका फायदा मिलेगा। साथ ही हम लोग डिजिटल पेमेंट को लेके काफी चिंतित रहते हैं। कई बार यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो कुछ ट्रेडर्स के यहाँ बीच बीच में बहुत ज्यादा तकलीफें हुई थी, उनके अकाउंट तक सीज हो गए, तो लोग डरते थे। तो वो फियर निकल जाना चाहिए है। और इसी वजह से डिजिटल पेमेंट अगर किसी का भी यूपीआई से हो या फिर क्रेडिट कार्ड से हो या किसी भी प्रकार का हो, तो किसी भी ज्वेलर्स का जो बैंक अकाउंट है उसे सीज ना करे, फ्रीज ना करे, क्योंकि इसके वजह से कहीं ना कहीं उनको डर का एक माहौल बनता है। तो इसकी मांग महाराष्ट्र में तो हम लोग ने यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन सेंट्रली ये एक आश्वासन मिल जाए जिससे कि हम लोग डिजिटल पेमेंट लेने में इजी कर दे। साथों साथ जो क्रेडिट कार्ड में एक कमीशन हमारा बहुत ज्यादा है, इस वजह से काफी लोग क्रेडिट कार्ड या प्लास्टिक मनी से पेमेंट करने में कतराते हैं। तो वो एक जो कमी होनी चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन और क्रेडिट कार्ड से बिजनेस हो। और सबसे बड़ी हमारी जो इसमें मांग थी वो ईएमआई पे गोल्ड ज्वेलरी अवेलेबल होनी चाहिए 22 कैरेट की। तो इससे कि लोग ज्वेलरी खरीदते समय में उनको जो बोझ लगता है कि कई बार कि इतनी महंगी होती जा रही है, उसमें खरीदना उनको तकलीफ होता है, क्योंकि सभी के यहाँ शादियां हैं आने वाले दिनों में, तो उन्हें भी एक टेंशन होता है कि इतना महंगा खरीदते समय कैसा करेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में हर चीज ईएमआई पे अवेलेबल है। सिर्फ ज्वेलरी के लिए थोड़ा सा ये तकलीफ, तो इसके लिए भी हम लोग ने रिक्वेस्ट की है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने बजट से हमने इस बार सोचा है कि हमारे बजट में वो सब चीजें ऐड हो जाए। वेल, आपकी बहुत लंबी लिस्ट है राजेश जी, और आशा करते हैं कि यहाँ पर जो बेहतर आपके पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर जरूर निकलते हुए नजर आए। जैसे आपने कहा डिजिटल गोल्ड की बात लेकर, और ईएमआई ज्वेलरी यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ने हमें कहा है कि ये एक चीज यहाँ पर जरूर आनी चाहिए, और आपका पॉइंट काफी वैलिड है। व्हाइट गुड्स जिनकी जो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है उसके लिए भी ईएमआई मिलती है, तो सोना एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर देखें तो उस लिहाज से भी यहाँ पर ईएमआई आना चाहिए, ये ऑफकोर्स सरकार के पास है। अब आ जाते हैं यहाँ पर मांग को लेकर, और राजेश जी ऑफकोर्स शादियों का सीजन यहाँ पर रहा है, किस तरह की मांग आप बनता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि लास्ट क्वार्टर में डिसेंट सेल्स थी, हायर थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले साल के मुकाबले ही थी, लेकिन अब जो ये नया क्वार्टर शुरू हुआ है, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी यहां पर हैं, कैसे जनवरी आगे प्ले होगा, बाजार की नजर उस पर भी होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ किस तरह से आप मांग को यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं इस क्वार्टर के लिए? बिल्कुल, देखिए वैसे तो ये 25 जो दिसंबर होता है तब से लेके तो 14 जनवरी तक के हमारे यहाँ नॉर्मली थोड़ा सा मांगलिक समय ना मानते हुए इस समय खरीदारी कम होती है, लेकिन 14 जनवरी के बाद से अच्छी खासी खरीदारी शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से भारत को एक युवा देश करके जाना जाता है, तो सबसे ज्यादा शादियां भी इसी साल है, तो इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। और इसके वजह से मुझे ऐसा लगता है अच्छी खासी डिमांड इस बार भी रहेगी। और डिमांड के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, शादियों तो एक रहता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इतनी ज्यादा बीच बीच में त्योहार आते हैं। इस बार तो जैसे महाकुंभ भी एक, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे ही देख रहा था, महाकुंभ को लेके काफी कवरेज है। तो महाकुंभ के लिए भी लोग इस यादगार महाकुंभ में भी लोग खरीदारी करना सोचते हैं कि ये अच्छा समय है। कोई भी अच्छा समय है, उस समय में जिस तरह से मिठाई खाई जाती है उस समय उसी ठीक से सोना खरीदा जाता है। राइट, आई होप थोड़ा सा सोने के प्राइसेस और नीचे आ जाए तो हम उसको वो कैटेगरी यहां पर दे सके। लेकिन जस्ट कमिंग बैक टू द थिंग, जो आपने राजेश जी पहले कहा था कि अभी भी बहुत ज्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ड्यूटी कट के बाद दुबई और इंडिया में अब यहां पर ऑलमोस्ट सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है। अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि अच्छा ठीक है जा रहे हैं तो ले लेंगे क्योंकि एटलीस्ट प्योरिटी वहां पर बेटर है, तो कुछ ना कुछ तरीके से अभी भी दुबई को थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। नहीं, मैं वही कह रहा था आपको कि ज्यादातर ज्वेलरी अगर आप दुबई में देखते हैं तो इंडिया से ही ज्यादातर जाती है। अगर 70%, मैं तो परसेंटेज वाइज भी कहूंगा 70% ज्वेलरी इंडिया से ही होके वहां जाती है। आप स्पेशली कलकत्ता ज्वेलरी बहुत ज्यादा जो पसंद की जाती है, हमारा साउथ इंडियन ज्वेलरी भी वहां बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, तो यहीं से उधर जाती है। लोगों को पहले, अभी धीरे धीरे वो चेंज आएगा, जब से कस्टम ड्यूटी कम हुई है तब लोगों को ये समझ में आ गया कि उसी रेट में अगर मुझे इंडिया में मिल रहा है तो मैं क्यों वहां से फिर से लेके जाऊं। और यहाँ पे नो डाउट दुबई से ज्यादा डिजाइन है। और जैसे कि आपने कहा कि ट्रस्ट और प्यूरिटी को लेके, तो जब से हॉलमार्क मैंडेटरी हो चुका है गोल्ड का, तब से मुझे नहीं लगता है कि प्योरिटी के लेके कभी भी कहीं शिकायत आई होगी। और भारत में, पूरे इंडिया में सभी जगह गुणवत्ता को लेके सभी ज्वेलर्स बहुत ज्यादा ध्यान भी देते हैं। और वही ज्वेलरी जो उसी गुणवत्ता की, जो आज वर्ल्ड क्लास जिसे ज्वेलरी कहा जाता है, वो सब उससे दुबई से कम दामों में इंडिया में अवेलेबल है।
तो वे क्लैरिटी का आप यहाँ पर काफी जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी कई लोगों से तो मेरी ही बात हो जाती है राजेश जी, जो ऐसा कहते हैं कि अच्छा जा रहे हैं तो वहीं से ले लेंगे। तो क्लियरली वो एक क्लैरिटी है जो बाजार में यहाँ पर सीप इन होनी चाहिए। दीपक जी, आप कैसे देखते हैं आगे जाता हुआ यहाँ पर मांग, और आपने वो इनिशियली यहाँ पर विश्लेषण किया कि एनुअल कंजम्पशन कितनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, उसमें ज्वेलरी मेकिंग कितना है, तो क्या वो आंकड़ा अभी भी यहाँ पर लगातार बनता हुआ देख रहे हैं आप? क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ी है पिछले कुछ सालों में? मनीषा जी, इन्वेस्टमेंट जो है अब आप देख ही रहे हैं इतने तो प्राइस आउटलुक के लिहाज से क्या लगता है, क्योंकि लोग यहाँ पर रोजाना बैंक्स, ब्रोकरेजेस, एनालिस्ट अपनी जो फोरकास्ट है वो यहाँ पर चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट्स में है। राजेश जी, आपसे पहले क्या लगता है कहां जाएंगे सोने के प्राइसेस? क्या आप इस साल को 2 भागों में बांटेंगे? फर्स्ट ईयर ऑफ कोर्स बहुत अनसर्टन है, तो कैसे देखते हैं प्राइस वॉलेटिलिटी? मुझे बस ट्रम्प जिस दिन पद संभालेंगे उसके बाद ही लगता है कि क्या होगा। जिस तरीके का अंदाजा मुझे ट्रम्प का है, मुझे लगता है कि वो काफी एग्रेसिव नेता है। और मैं एक बात हर बार कहता हूं कि जितने देश है वो चाहते ही नहीं है कि स्थिरता रहे पूरे दुनिया, तो कहीं ना कहीं अस्थिरता ही गोल्ड को ऊपर लेके जाती है। और जिस तरीके से अभी डॉलर्स देख रहा हूँ, $2600 भी बहुत ज्यादा है। हमने इसके पहले की इंटरव्यू में $2300 ही हमको बहुत ज्यादा लगते थे, तो 2600 और $2600 के आसपास अगर रेट आज है और आने वाले दिनों में, तो नो डाउट मुझे लगता है कि ये नया रिकॉर्ड बनाएगा। $3200 से $1000 तक के जाने की संभावना पूरी दिखती है। और केवल एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि सेंट्रल बैंक बाइंग कर रही है। जितने भी विकसित देश है वो मैंने बता ही दिया कि उनका क्या मोटो है। और इसके अलावा डिमांड में कोई कमी नहीं है, डिमांड ऑलवेज है। और तो बहुत, और जिस तरीके से अभी और भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज है उनका चल रहा है, फेड के रेट्स कट धीरे धीरे कम होकर कटना शुरू हो ही रहा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं रीजंस काफी सारे रीजंस हैं कि हम प्राइसेस यहां पर ऊपर जाता हुआ देखेंगे। वेल, इस कार्यक्रम में आज इतना ही समय है, लेकिन आप दोनों से बहुत जल्दी फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि बजट से पहले, बजट के बाद प्राइस मूवमेंट, और 20 तारीख के बाद तो ऑफ कोर्स यहां पर कॉन्वर्सेशन एक्चुअल में शुरू होगी, तब आपसे यहां पर फिर से बात होगी। लेकिन बहुत शुक्रिया दीपक जी, राजेश जी, आप दोनों का ही आज साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।